हमारी राजस्थानी बहुत अच्छी है, हमारी पंजाबी बहुत अच्छी है, हमारी गुजराती बहुत अच्छी है, हमारी हिंदी बहुत अच्छी है। कारण हम इन भाषाओं को लगातार सुनते हैं, लेकिन इंग्लिश को जब हम कहीं भी नहीं सुन रहे हैं, न हम में से किसी का ननिहाल इंग्लैंड में है और न हमारे पड़ोस में कोई अंग्रेज़ रहता है, न हमारे बच्चे अंग्रेज़ों के बच्चे के साथ खेल रहे हैं, न हम घर में इंग्लिश का कुछ सुन देख रहे हैं, तो ऐसे में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ये जो स्पेस क्रिएट होना चाहिए था इंग्लिश को सुनने का, जिससे हमारी इंग्लिश बेहतर हो पाती, ये नहीं हो पा रही। आज भी गाँव में से दर्जनों लोग मिलेंगे जो अनपढ़ है, उनको एबीसीडी भी नहीं आती है, लेकिन क्रिकेट का मैच चल रहा हो, क्रिकेट के मैच के दौरान इंग्लिश में कमेंट्री चल रही हो, तो वो तुरंत पहचान लेते हैं कि चौका लगा कि छक्का लगा, रन आउट हुआ कि कैच आउट हुआ कि बोल्ड हुआ कि एलबीडब्ल्यू। भाषा पहले है, व्याकरण बाद में आता है। हम लोग व्याकरण को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ग्रामर का ये टॉपिक करना है, टेंस करना है, पैसिव वॉइस करनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, और इस चक्कर में लैंग्वेज कहीं पीछे छूट जाती है। इन बच्चों को किताब पढ़ने नहीं आती, हिंदी में नहीं आ रही, इंग्लिश में नहीं आ रही, वो बच्चे अपने आप को बड़ा हीन महसूस करते हैं। दुनिया में जितने भी भाषा वैज्ञानिक हैं जो भाषा के स्तर पे काम करते हैं, वो सारे के सारे एक सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करते हैं। हर एक भाषा वैज्ञानिक इस बात में भरोसा करता है कि आप दुनिया की कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, आपको एक सूत्र का अनुसरण करना ही पड़ेगा, और भाषा विज्ञान के फील्ड में इसको हम LSRW सूत्र कहते हैं। मित्रों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों विद्यार्थी हर साल हमारे स्कूल से, कॉलेज से 12वीं करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद भी आखिर इंग्लिश को न तो ठीक ढंग से पढ़ पाते हैं, न बोल पाते हैं, न समझ पाते हैं? इसका कारण क्या है? 12 सालों तक लगातार स्कूल की क्लासेज में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हुए आखिर हम क्यों सक्षम नहीं बन पाते, अपने आप को इस योग्य नहीं बना पाते कि हम बहुत विश्वास के साथ इंग्लिश बोल पाएं? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी विषय पर कि हम भारतीयों की, विशेष रूप से उत्तर भारतीयों की अंग्रेजी इतनी खराब क्यों है, हम अपने आप को इतना पिछड़ा हुआ क्यों महसूस करते हैं इंग्लिश के मामले में, और बहुत तार्किक ढंग से हम एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं, स्कूल्स के संदर्भ में बात करते हैं, तो दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम सब लोग इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, जैसे क्लासरूम में, स्कूल्स में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है, साइंस को पढ़ाया जा रहा है, मैथ को पढ़ाया जा रहा है, वैसे इंग्लिश को भी एक सब्जेक्ट मानकर पढ़ाया जाता रहा है। और जब हम किसी भी भाषा को एक सब्जेक्ट मान लेते हैं, तब प्राथमिक रूप से हमारे उद्देश्य पूरी तरह से भिन्न हो जाते हैं, एक लैंग्वेज के स्तर पर जो होने चाहिए उनसे। जब आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट मानकर पढ़ते हैं, तो आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है कि मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, और इस दौड़ में जिस विद्यार्थी के 33% अंक आते हैं, वो भी इंग्लिश में पास हो जाता है, जिसके 93 आएंगे, 99 आएंगे, वो भी इंग्लिश में पास हो जाएगा। लेकिन पास होने भर से ये भरोसा नहीं मिल जाता है कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। ठीक इसी तरह से जो पढ़ाने के लिए टीचर्स उपलब्ध होते हैं, उनकी प्राथमिकता भी इस बात में रहती है कि उस सब्जेक्ट के सिलेबस को पूरा करवा दिया जाए। विभाग द्वारा जो भी सिलेबस डिजाइन किया गया है, हम प्राथमिक रूप से उसी को पूरा करवाने के लिए काम कर रहे होते हैं। कोई विद्यार्थी किसी लैंग्वेज को कितना सीख पाया, कितना समझ पाया, कितना बोल पा रहा है, इन सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए सारे के सारे टीचर्स का ध्यान इस बात पर रहता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, हमने वो कितने पढ़ा दिए हैं, कितने और पढ़ाए जाने बाकी हैं। तो जैसे ही हम इंग्लिश को एक सब्जेक्ट मानना शुरू करते हैं, हमारी प्राथमिकताएं भिन्न हो जाती है और फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। तीसरी चीज, जब आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट मानकर काम करते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी प्रोसीजर जो है वो परीक्षा पर ही केंद्रित रहती है। आपका पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि हम इस परीक्षा में पास कैसे हो, इस परीक्षा में फर्स्ट कैसे आए, इस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे लेकर आए। तो इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट जब कोई टीचिंग करवाता है, कोई स्टूडेंट जब उसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ता है, तो उसका पूरा का पूरा ध्यान
अच्छे अंक प्राप्त करने पर, उस सब्जेक्ट में पास हो जाने पर, उसके सिलेबस को पूरा कर लेने पर और अंततः परीक्षा में सफल हो जाने पर केंद्रित रहता है। इसके बनिस्पत जो लोग इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में स्वीकार करते हैं, तो फिर उद्देश्य पूरी तरह से बदल जाते हैं। जब आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज मानकर ट्रीट करते हैं इसके साथ, तो भाषा के स्तर पर भाषाओं में कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता कि मुझे पास होना है, बल्कि भाषा के स्तर पर हम इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि मुझे इस भाषा को सीखना है। तो वहाँ लर्निंग के प्रयास होते हैं, न कि पास होने के। ऐसे में और भाषा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि हम एक्सप्रेस कर सकें अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को, अपनी भावनाओं को। तो भाषा हमें एक्सप्रेस सिखाती है। ऐसे में 12वीं करने के बाद भी यदि कोई बच्चा अपने मन की बात इंग्लिश के 5 सेंटेंसेस के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन के स्तर पर वो फेल हो गया है। भले ही उसकी फर्स्ट डिवीजन आई हो, भले ही डिस्टिंक्शन के मार्क्स आए हों, तब भी। तो एक पहला काम भाषा ये करती है कि वो आपको अपने भावों को व्यक्त करना सिखाती है। दूसरा, वो हमें कम्युनिकेट करना सिखाती है। हम पास में खड़े हुए लोगों से बातचीत किस ढंग से करें। आप घर में हैं, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदारों से, या फिर किसी अनजान जगह पर कुछ अनजान लोगों से बातचीत कैसे करेंगे, उनसे संवाद कैसे करेंगे। भाषा एक मीडिएटर की तरह काम करती है और आपको सक्षम बनाती है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं, तब आप इस बात को नहीं सीख पाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि भाषा आपको अवसर प्रदान करती है कि आप अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाएँ। आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में जो भी बातें हैं, जो भी विचार है, जो भी सीखा आपने, वो किताबों के माध्यम से, वो अपने लेक्चर्स के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से हम दूसरे लोगों तक पहुंचा पाएँ। अगर ये तीनों काम कर पा रहे हैं हम किसी भाषा में, तब तो ये कहा जा सकता है कि हमारी उस भाषा पर पकड़ अच्छी है, उस लैंग्वेज पर कमांड अच्छी है। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे, तो फिर बहुत दुखी मन से हमें ये कहना पड़ता है, माय इंग्लिश इज़ वेरी पुअर। तो आखिर क्या कारण है? एक बड़ा कारण तो ये समझ में आया कि हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, बजाय उसे एज ए लैंग्वेज समझने के। एक बड़ा अंतर, एक बड़ा दोष तो ये है। इससे अगली बात यदि हम करना चाहें, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे भाषा के स्तर पर हमें इंग्लिश में कमज़ोर बनाती है। लेकिन जब भी हम समस्याओं की बात करते हैं, मुझे महाकारुणिक बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर सा सूत्र याद आता है। बुद्धिज्म में, बौद्ध साहित्य में उसे हम 4 श्रेष्ठ सत्य के रूप में पढ़ते सुनते रहे हैं। तो ये 4 सत्य, जिन्हें हम 4 नोबल ट्रूथ कहते हैं, ये निश्चित रूप से हमें हर एक समस्या का बहुत प्रामाणिक समाधान देते हैं। तो इंग्लिश हमारी कमज़ोर क्यों है, हम इंग्लिश में अपने आप को इतना पिछड़ा हुआ क्यों महसूस करते हैं, इसके कारणों की पड़ताल करते हुए भी हम इसी मेथड का यूज करेंगे। बुद्धा कहते हैं 4 नोबल ट्रूथ में कि दुनिया में दुख है, और हमारे पास भी दुख है। दुख ये कि हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है। बुद्धा कहते हैं कि दुख का कारण भी है। हर एक दुख जो हमारे मन में, हमारे जीवन में आया, हर एक समस्या जो हमारे सामने आई, उसका कोई ना कोई कारण भी है। तो ये कारण भी है। इंग्लिश के मामले में भी इसके बहुत सारे कारण हैं, हम उन पर बात करेंगे। और तीसरी बात कि ये जो दुख है हमारे जीवन में, इसका कोई समाधान भी है, इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई सॉल्यूशन है। तो हम इसके समाधानों पर भी बात करेंगे। और आखिरी बात कि वो कोई मेथड भी है, कोई तरीका भी है, कोई विधि भी है जिसका अनुसरण करते हुए हम उस समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो इन चारों तरीकों से जब हम इंग्लिश को समझने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश के प्रति हमारा जो अब तक का लेवल है उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो 4 चीज़ें समझ में आएगी। दुनिया में जितने भी भाषा वैज्ञानिक हैं जो भाषा के स्तर पे काम करते हैं, वो सारे के सारे एक सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करते हैं। हर एक भाषा वैज्ञानिक इस बात में भरोसा करता है कि आप दुनिया की कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, आपको एक सूत्र का अनुसरण करना ही पड़ेगा। और भाषा विज्ञान के फील्ड में इसको हम LSRW सूत्र कहते हैं।
आप हिंदी सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप पंजाबी सीखना चाहते हैं, आप मराठी सीखना चाहते हैं, आप तमिल, तेलुगु, दुनिया की कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, आपको इन चारों सूत्रों पर काम करना ही होगा। इनका अनुसरण किए बिना हम किसी भी भाषा में ठीक स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आखिर LSRW क्या होता है, आइए उस पर पढ़ने का, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम L यानी कि लिसनिंग। हिंदी में बहुत सरल शब्दों में हम इसे सुनना, इस तरह से इसका अर्थ लिख सकते हैं। लेकिन सुनने के फायदा क्या है किसी भाषा के स्तर पर? आप यदि बचपन में जाकर, बैकग्राउंड में जाकर अपने उन शिशुअवस्था के दिनों को याद करेंगे जब आप माँ की गोद में थे, या फिर जब आप बहुत छोटे थे और हमने कुछ भी बोलना सीखा नहीं था, तब आज हम जिस भाषा को बोल रहे हैं, चाहे आप राजस्थानी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, गुजराती बोल रहे हैं, कुछ भी, इन तमाम भाषाओं में जब घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, तब स्वाभाविक रूप से बहुत शुरुआती दिनों में माँ ने कहा कि बोल बेटा पापा, और हम सब ने सुना पापा। तो सुनना जो है वो प्राइमरी चीज है। किसी भी चीज को आपने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी सीखा है, वो यहीं से निकल के आया कि पहले हमने सुना है, सबसे पहला काम यही किया है। कितनी ही चीजें ऐसी है जो सिर्फ सुनने भर से हम तक पहुंची है, न हमने साहित्य की किताबों में उनका अध्ययन किया है, न प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखा है, न कभी हम ऐसी जगहों तक, ऐसे स्थानों तक विजिट करने के लिए गए हैं, लेकिन सुनने भर से हमें वो ज्ञान मिला, वो सूचनाएं मिली कि हम उन चीज़ों को जान पाए। तो जब हम किसी शब्द को सुनते हैं, आप इंग्लिश में अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। कारण, क्योंकि हम इंग्लिश में कुछ सुन भी नहीं रहे हैं। और जब हम सुनते नहीं हैं, हमारी राजस्थानी बहुत अच्छी है, हमारी पंजाबी बहुत अच्छी है, हमारी गुजराती बहुत अच्छी है, हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, कारण हम इन भाषाओं को लगातार सुनते हैं, इन भाषाओं की बातें, इन भाषाओं के गीतों को, भाषणों को लगातार सुनते रहते हैं। तो सुनना हमें समृद्ध करता है, हमारे मन को रिच करता है, दिमाग को रिच करता है कि हम चीज़ों को बेहतर ढंग से जान पाएँ। लेकिन इंग्लिश को जब हम कहीं भी नहीं सुन रहे हैं, न हम में से किसी का ननिहाल इंग्लैंड में है, और न हमारे पड़ोस में कोई अंग्रेज रहता है, न हमारे बच्चे अंग्रेजों के बच्चे के साथ खेल रहे हैं, न हम घर में इंग्लिश का कुछ सुन देख रहे हैं, तो ऐसे में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ये जो स्पेस क्रिएट होना चाहिए था इंग्लिश को सुनने का, जिससे हमारी इंग्लिश बेहतर हो पाती, ये नहीं हो पा रही है। तो एक महत्वपूर्ण बात इस समस्या की करते हुए, जब आप इसका समाधान ढूंढेंगे, ये तो संभव नहीं है कि हम इंग्लैंड चले जाएं, ये भी संभव नहीं हो सकता सभी लोगों के लिए कि वो फॉरेनर से मिल लें, लेकिन किस स्तर पर जाकर हम इंग्लिश को सुन सकते हैं? तो दो तीन बहुत प्राथमिक सोर्स हैं। सबसे पहले हम अपने टीचर को सुनते हैं क्लास में, जब वो इंग्लिश की बुक पढ़ा रहे होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण काम तो ये है कि जब भी टीचर पढ़ा रहे हो कुछ भी, हमें बहुत ईमानदारी से उनकी बातों को, उनके द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों को सुनना चाहिए। जब हम ठीक ढंग से सुनेंगे, और सुनने का ही प्रभाव है, इस स्पेलिंग को आप देखेंगे, हम सब लोग बचपन से स्कूल बोल रहे हैं इसे। कोई बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कह सकता है कि स्कूल नहीं है तो सचुल लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि हमने लगातार सुना है, बचपन से सुना है इस शब्द को कि स्कूल ही होता है, तो हमारे दिमाग में भी ये बहुत पुष्ट हो गया है कि इसे स्कूल ही उच्चारित करना है, भले ही कुछ भी लिखा हुआ है। तो ऐसे कितने ही शब्द हैं बचपन से जो सिर्फ सुनने भर से हमारे दिमाग में स्थायी हुए हैं, और हमने उनका अनुसरण किया और हमने भी वैसा ही बोलना शुरू कर दिया है। तो सुनना एक, टीचर्स के माध्यम से। दूसरा, अगर घर में टीवी हो तो इंग्लिश की मूवीज देखी जा सकती है, इंग्लिश के न्यूज़ चैनल सुने जा सकते हैं, ऐसे शो देखे जा सकते हैं जिनमें इंग्लिश बोली जा रही हो, मतलब टीवी या मोबाइल के माध्यम से। और आजकल तो इंटरव्यूज और पॉडकास्ट भी, ये तमाम चीज़ें हमें अवसर देती है कि हम इंग्लिश के साथ थोड़ा सा संबंध स्थापित कर सकें। तो जब कभी अवसर मिलता है, हो सकता है किसी को पहली बार सुनने से कुछ समझ में नहीं आ रहा हो सकता है दूसरी बार सुनने से नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको आज भी गाँवों में से दर्जनों लोग मिलेंगे
जो अनपढ़ है उनको ABCD भी नहीं आती है, लेकिन क्रिकेट का मैच चल रहा हो, क्रिकेट के मैच के दौरान इंग्लिश में कमेंट्री चल रही हो, तो वो तुरंत पहचान लेते हैं कि चौका लगा कि छक्का लगा, रन आउट हुआ कि कैच आउट हुआ कि बोल्ड हुआ कि LBW हुआ। ये सब इसलिए संभव हो पाया कि लगातार सुनते रहने से वो जान पाए कि जब भी कमेंटरेटर 4 रन्स बोल रहा है इसमें चौका लगा है, सिक्सर बोल रहा है तो मतलब छक्का लगा है, तो वो इन बातों को जान गया है, पहचान गया है। तो जब अनपढ़ लोग लगातार सुनते रहने से इंग्लिश को ठीक ढंग से समझ पा रहे हैं, तो हम नियमित रूप से क्लासेज में बैठने वाले लोग अपने आप को इतना असहाय क्यों महसूस करते हैं कि हम नहीं सुन पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण काम ये है कि अब तक हो सकता है कि हम नहीं सुन रहे थे, लेकिन यदि हम सच में इंग्लिश को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें निरंतर सुनने का काम करना ही पड़ेगा। पहला और प्राथमिक कदम ये है इंग्लिश को भाषा के रूप में सीखने की दिशा में। दूसरी बात, जब हम इंग्लिश सीखने की बात कर रहे हैं, इसे एक्सप्रेशन की, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर आता है एस, यानी कि स्पीकिंग। तो हम जो कुछ सुन रहे हैं, जब हम उसे बोलना शुरू कर देते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, तो निश्चित रूप से वो शब्द परमानेंट हो जाता है हमारी जुबान पर। जैसे अभी हमने स्कूल वाले उदाहरण में देखा, बिजनेस की स्पेलिंग आप देखेंगे, कितनी बार बच्चे मजाक में कहते हैं कि BUT बट है तो PUT पट क्यों नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम जान पाए हैं, तो इसका एकमात्र कारण ये है कि हमने लगातार अनुसरण किया है, लगातार बोला है हमने सुनने के बाद। बचपन में जब मम्मी ने कहा होगा कि बोल बेटा पापा, तो हमने भी बहुत मुश्किल से पप्पा ऐसे बोला होगा। लेकिन धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करते करते वो सारे के सारे शब्द आज हमारी जुबान पर चढ़ गए, इतने स्थायी हो गए कि अब आप नींद में हैं तो भी इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। तो बोलना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंग्लिश के मामले में ख़राब चीज़ ये है कि हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं बोलते हैं, और जब नहीं बोलते हैं तो फिर इस बात की संभावना नहीं बचती कि हम इंग्लिश को सीख पाएंगे ठीक ढंग से। तो दूसरी कमजोरी, दूसरा कारण इंग्लिश के पिछड़ेपन का ये है कि हम ठीक ढंग से बोलते नहीं हैं। तो यहाँ दो काम किए जा सकते हैं। एक, हो सकता है कोई ये सोचे कि मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाता, बोल ही नहीं पाती, तो कैसे बोलूं। तो जरूरी नहीं है कि हम प्राथमिक स्तर पर ही इंग्लिश के सेंटेंस बोलें, इंग्लिश में बात करें, लेकिन अपनी बोलचाल में इंग्लिश के शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा तो सकते हैं। जब क्लासरूम में बैठा हुआ कोई लड़का या लड़की अपने दोस्त या अपनी सहेली से ये कहता है कि मुझे नीला पेन दो या मुझे लाल पेन दो, तो वो लाल पेन की जगह पर रेड पेन तो बोल ही सकता है। जब कोई कहता है कि पंखा बंद कर दो तो फैन ऑफ कर दो, ये तो कहा ही जा सकता है। कुर्सी ले आओ, को चेयर ले आओ, ये तो कहा ही जा सकता है। तो हम अपनी मीनिंग पावर को, इंग्लिश की मीनिंग पावर को जितना बढ़ा लेंगे, जितना विस्तृत कर लेंगे, इंग्लिश सीखने की शुरुआत यहीं से हो रही है। तो एक बात तो ये कि इंग्लिश के शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए बोलचाल में। हो सकता है कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पाए, लेकिन जितने ज़्यादा शब्द, जितनी ज़्यादा मीनिंग पावर है आपकी, इंग्लिश उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। दूसरी चीज़, बहुत बार होता है ऐसे छोटे छोटे शब्द, वाक्यांश जो बार बार रूटीन में हमें काम में लेते हैं और वो इंग्लिश के हो सकते हैं, तो उनका प्रयोग तो किया जा सकता है बहुत सहज ढंग से। हो सकता है कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे भले वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तब भी गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन सर, इस तरह के शब्द बोल रहे होते हैं। तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, हम छोटे छोटे वाक्यों से शुरू कर सकते हैं, और अंततः हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बात के लिए अपने दोस्तों के साथ। भले ही हम शीशे के सामने खड़े होकर सेंटेंस बोल रहे हैं, और आजकल तो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के दौर में से दर्जनों ऐप्स हैं जो आपको इंग्लिश सीखने के भरपूर अवसर देते हैं। इवन नेटिव स्पीकर्स के साथ आपका कन्वर्सेशन तक सुनिश्चित करते हैं। तो अगर ऐसा कोई सर्कल है दोस्तों का हमारे इर्द गिर्द जहाँ इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश समझी जा सकती है, तो उसका भरपूर प्रयोग करिए। और यदि ऐसा नहीं है तो भले ही खुद से बोलने का प्रयास करना पड़े, अभ्यास करना पड़े निरंतर, यदि हम बोलेंगे इन शब्दों को, इन वाक्यों को,
तो निश्चित रूप से हमारी इंग्लिश थोड़ी ठीक होने लगेगी, तुलनात्मक रूप से उस दशा के जहां हम इंग्लिश में न तो कुछ सुन रहे हैं न ही कुछ बोल रहे हैं। तीसरी चीज, जब आप आर की बात करते हैं तो इसका मोटा सा मतलब है रीडिंग, और हिंदी में कहें पढ़ना। तो बहुत सीधी सी बात यदि हम करें, संभवतः न के बराबर लोग होंगे जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, न के बराबर लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, पोइट्री कलेक्शंस पढ़ रहे हैं या फिर आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमारी इंग्लिश सिर्फ वहीं तक सिमटी हुई रहती है जब तक हम स्कूल में पढ़ते हुए परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ याद कर रहे हैं या अपनी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ इस बात की ज़रूरत है कि जब तक पढ़ना नहीं आएगा, जब तक आप रीडिंग को ठीक ढंग से नहीं सीख पाएंगे, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस भी नहीं है। और जिस भाषा को आप पढ़ नहीं सकते उसमें बात करना, उसमें सुनना, ये तो हो सकता है, लेकिन जब आप सोचें कि बहुत अच्छे तरीके से किसी काम को किया जाए, तब पढ़ना और ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि पढ़ना हमें विश्वास से भरता है। हम स्कूल में कितने ही बच्चों को देखते हैं क्लासरूम्स में, जो बच्चे ठीक ढंग से किताब पढ़ना सीख जाते हैं, उनका उत्साह अलग स्तर का होता है। क्लासरूम में जिन बच्चों को किताब पढ़ने नहीं आती, बोले हिंदी में नहीं आ रही, इंग्लिश में नहीं आ रही, वो बच्चे अपने आप को बड़ा हीन महसूस करते हैं। उनके मन में ये भावना घर कर जाती है कि ये सब्जेक्ट तो मुझे आएगा ही नहीं, इस काम को तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। फिर परीक्षा से संबंधित कुछ भी याद करना होगा, कुछ भी प्रेजेंट करना होगा कहीं भी, तो जब पढ़ना ही नहीं आ रहा तो फिर बाकी सारी चीज़ें छूटती चली जाएगी। तो ऐसे में तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें। अब बात ये कि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं स्कूल या कॉलेज में, हो सकता है वो आपको बोर करती हो, आपका मन न लगता उनको पढ़ने में, लेकिन और भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। जब आप मोबाइल में कुछ भी सर्च करते हैं तो प्रयास करिए कि हिंदी के बजाय इंग्लिश में सर्च करें, तो फिर जो भी सर्च रिजल्ट्स आएंगे हम सारे के सारे इंग्लिश में ही पढ़ रहे होंगे। समझ में आ जाए तो बेहतर है, और नहीं आए तो फिर उसका हिंदी अनुवाद भी देखा जा सकता है। आप अपने घर में देखेंगे, इवन किचन में जाकर देखेंगे, तो कितने ही पैकेट्स पाउच मिलेंगे जिन पे नाम इंग्लिश में लिखे हुए कि रेड चिल्ली पाउडर है, कि टाटा साल्ट है, जो जो चीज़ें हैं हर एक चीज़ पे इंग्लिश लिखी हुई नज़र आती है। आप यहाँ से घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही पढ़ना शुरू करेंगे, मोबाइल के नाम से लेकर अपने रजिस्टर पर, अपने नोटबुक पर लिखी हुई चीज़ों को, अपनी बोतल पर, अपने बैग पर लिखे हुए नामों को अगर पढ़ना शुरू करेंगे, और इस पढ़ने में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया एक बार, तो फिर इंग्लिश बहुत आसान प्रतीत होगी आपको। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पढ़ना शुरू करिए। पढ़ने में भले ही न्यूज़पेपर मिले हमें इंग्लिश के, और यदि ये नहीं भी उपलब्ध हो तो बहुत छोटी छोटी कहानियाँ शुरुआती स्तर पर पढ़ी जा सकती है जो थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करें। कुछ कार्टून टाइप की चीज़ें जिनको हम कॉमिक्स कहते हैं वो हो सकते हैं, उनकी सहायता ली जा सकती है। शॉर्ट पोइम्स हो सकती है, और इनको पढ़ने के बाद, एक बार पढ़ लेने के बाद भी ये दिमाग में स्थायी हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह से यदि किसी का लिटरेचर में इंटरेस्ट हो तो नॉवेल्स जैसी चीज़ें भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लगेगा कि इंग्लिश अब धीरे धीरे आसान होती जा रही है। तो तीसरा महत्वपूर्ण काम है कि हम पढ़ना शुरू करें। और आखिरी चीज़, डब्ल्यू की बात है तो इसका हम बात कर रहे हैं राइटिंग। हमारे स्कूल्स और कॉलेज इंग्लिश सिखाने के नाम पर ये काम ठीक ढंग से ज़रूर करवाते हैं। जब भी किसी बच्चे का एडमिशन होता है किसी भी क्लास में, सबसे पहले 4 लाइन वाली कॉपी में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, हम यहीं से शुरू करते हैं। और ठीक ढंग से देखा जाए तो हमने शुरुआत में जो बात करी LSRW, इस फॉर्मूले की, कि हमें इस पैटर्न का अनुसरण करते हुए नीचे आना था 1 बाई 1, पहले सुनते हुए, फिर बोलते हुए, फिर पढ़ते हुए और लिखते हुए। लेकिन हमारा सिस्टम उल्टा काम कर रहा है। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले राइटिंग से शुरू करते हैं, बाकी चीज़ों की तरफ ऊपर जाने की बात बाद में, और इस चक्कर में ऊपर की 2 चीज़ें तो पूरी तरह से छूट जाती है, और हमारा पूरा का पूरा ध्यान, बल्कि 90% ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पर रहता है। लिखना जरूरी है भाषा को सीखने के लिए,
और लिखना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ लिखने का ही काम यदि हम करने लग जाएं और बाकी तीनों चीज़ों को छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से भाषा के स्तर पर हम कमज़ोर रह जाएंगे। तो लिखने के स्तर पर मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम ऑलरेडी खूब करवाया जाता रहा है, कर रहे हैं हम सब। लेकिन फिर भी लिखना हमें सिखाता है, भाषा के स्तर पर अपने भावों को लिखित रूप में व्यक्त करना सिखाता है। एक आखिरी और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग इस डर में, इस भय से कि अगर मैं लिखूंगा इंग्लिश में, यदि मैं बोलूँगा इंग्लिश में, तो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए, व्याकरण के स्तर पर कोई गलती ना हो जाए। तो एक चीज़ को और सुस्पष्ट कर लेने की ज़रूरत है कि ग्रामर ज़रूरी तो है, लेकिन भाषा पहले है, व्याकरण बाद में आता है। हम लोग व्याकरण को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ग्रामर का ये टॉपिक करना है, टेंस करना है, पैसिव वॉइस करनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, और इस चक्कर में लैंग्वेज कहीं पीछे छूट जाती है। भाषा के बाद व्याकरण बना है, व्याकरण से भाषा नहीं बनी है, इस बात को याद रखिए। और इसलिए ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी गलतियों को दरकिनार करते हुए, उनकी बहुत ज़्यादा परवाह न करते हुए, क्योंकि जब हम गलतियां करेंगे तभी उम्मीद ये रहेगी कि हम बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। तो प्राथमिक रूप से सिर्फ ईमानदार प्रयास करिए, उसके बाद छोटी छोटी गलतियां अपने आप ही दूर होती चली जाएगी। लेकिन यदि आप ये सोचकर बैठे रहें कि पहले पूरी तरह से व्याकरण सीखता हूँ, उसके बाद बोलना शुरू करूँगा, उसके बाद सुनना शुरू करूँगा इंग्लिश में, तो हो सकता है कि आप बहुत गलती कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंग्लिश सीखने के स्तर पर हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी भाषा को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम सब के मन में इंग्लिश का जो भय बना हुआ है, जो डर बना हुआ है, हम उससे दूर हो सकें और हमारी आने वाली पीढ़ियां पूरी दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए देश को विकसित बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश भाषा सीखने के संबंध में या फिर इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।